Hello students, this is Sunil Nain teaching AIMS GK and Chemistry at BY's Classes Kota. Today our discussion topic is Test 2 Solutions means हम आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जो आपके टेस्ट सीरीज का 2020 की टेस्ट सीरीज का टेस्ट 2 है। तो सबसे पहले कुछ डाउट स्टूडेंट्स के टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आ रहे हैं तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो यही बोल रहे हैं सर मेरे तो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, जो फ्री पीडीएफ नोट्स है। भाई आप देखो, एक तो है बीवाइज क्लासेज ऐप, एक है साइट bwise-classes.com। गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करो, वहां पे लिखो bwise-classes.com या bwise क्लास ऐप यूज करो। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है या डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालना है, डायरेक्ट प्रिंट आउट तो आप bwise क्लासेस ऐप से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप ओनली डाउनलोड करके रखना चाहते हो तो bwise-classes.com से डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कई कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर मैंने bwise क्लासेस ऐप से नोट्स डाउनलोड किए, उसमें पासवर्ड मांग रहा है, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। उसमें क्या है कि जैसे आप है ना वो पीडीएफ व्यूअर में नहीं पढ़ सकते, डाउनलोड होने के बाद आपको bwise क्लासेस ऐप में ही पढ़ना पड़ेगा। वो डाउनलोड हो गए आपके पास, मतलब अगर आपका नेट नहीं चल रहा है, ऑफलाइन है, तब भी आप पढ़ सकते हैं। क्या करो, bwise क्लासेस ऐप में जाओ, तो वहां पे उस चैप्टर पे क्लिक करो, अपने आप ओपन हो जाएगा। अगर आपको उसको डाउनलोड्स में जाके चेक करेंगे तो वहां पे ओपन नहीं होगा जो आपने bwise क्लासेस ऐप से किया है। अगर आपने bwise-classes.com से किया फिर डाउनलोड हो जाएगा। तो एक तो सबसे मेजर डाउट स्टूडेंट्स का ये आ रहा था। दूसरा डाउट ये आ रहा है, सर पेपर कब आता है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट का पेपर है ना इवनिंग में आता, तो कोशिश ये करेंगे कि इवनिंग में ही आएंगे आपके सारे पेपर। भाई संडे को इवनिंग तक आएंगे, और कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर किया आपने या कोई और टेस्ट करना है वो कर लिया करो संडे दिन में आप, तो संडे को इवनिंग में ही रखेंगे पेपर 7 बजे के बाद। तो ये हो गया। जैसे फिर भी मान लीजिए कुछ डिले हो गया, 7 से 8 हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप एक तो bwise क्लासेस ऐप डाउनलोड करके रखो, उससे पता चलता रहेगा आपको कि हाँ ये टेस्ट आ गया। दूसरा, इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे सर हमें ये नहीं पता चलता कि वीडियो कब आ गई। वीडियो अब इस वीक से हम क्या करेंगे, आपके टेस्ट के साथ ही अपलोड कर दिया करेंगे। वहां पे टाइटल डाल के पार्ट 1 पार्ट 2 कितने 1 to 16 क्वेश्चन यहाँ पे है, 16 to 45 ये है पार्ट 2 में, 46 to 60 पार्ट 3 में, इस टाइप से। दूसरा, फिर भी आप bwise क्लासेस ऐप डाउनलोड करके रखो ताकि वीडियो अगर आपके साइट पे आती है या ऐप में आती है उसका भी पता चले आपको। और साइट और ऐप में डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम लॉगिन आईडी चलेगी, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐप को हमेशा अपडेट रखो, और सबसे खास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो, क्योंकि कोई भी वीडियो आएगी तो आपके पास ताकि उसका नोटिफिकेशन आ जाए, सब्सक्राइब करके रखना है। अब नेक्स्ट एक डाउट स्टूडेंट्स को ये आ रहा है, सर आपने 2019 के जो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं और 2020 की जो टेस्ट सीरीज है, 2020 टेस्ट सीरीज वाली भी टेस्ट में आपके ये 2019 के टेस्ट दिए गए हैं। जो मान लीजिए जैसे सम या एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही टेस्ट है, आपको लिखा मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पेपर 1, वो है 2019 का, तो उसमें 2019 के सॉल्यूशंस मिलेंगे। 2019 के सॉल्यूशन का टाइटल पढ़ लिया करो, वहां पे 2019 लिखा हुआ है। अगर पेपर 2 लिखा हुआ है तो वो है आपका 2020 का, ये 2020 का पेपर है आपका, और उसके सॉल्यूशंस में भी मैं आपको 2020 लिखूंगा। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर वीडियो सॉल्यूशंस पार्ट 1 क्वेश्चन इतने से इतना 1 to 20 1 to 25, तो ऐसे लिख के फिर लिखो 2020 के है ये, नीट एम्स 2020 के लिए, तो ये ध्यान रखो। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स को तो यही समझ में नहीं आता सर 2019 के कहाँ है 20 के कहाँ है, तो ये तो आपको जैसे पेपर 1 और पेपर 2 से पता चल जाएगा। इसके बाद मेन ये है कि शेड्यूल डाउनलोड नहीं हो रहा। शेड्यूल क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा भाई? आपका शेड्यूल वहां पे 2 दे रखे हैं, 2 शेड्यूल इसलिए दे रखे हैं। एक शेड्यूल तो वो है जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए बिना पहले शेड्यूल को पढ़ना चाहते हैं कि कैसा शेड्यूल मैं कर सकता या नहीं कर सकता, उनके लिए। दूसरा शेड्यूल ये है, इन दोनों में से आप दोनों ट्राई कर लिया करो, कोई भी डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा आपके डाउनलोड के लिए है, तो आप डाउनलोड करके रखना चाहते हो, प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, तो bwise-classes.com से डाउनलोड कर दो। और bwise क्लासेस ऐप में आप ओनली उसको रीड कर सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते। एक बार डाउनलोड हो गया फिर आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सीधा bwise-classes.com bwise क्लासेस ऐप में जा करके उस पर क्लिक करो, वो ओपन हो जाएगा, फिर आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार डाउनलोड होने के बाद। लेकिन डाउनलोड्स में डाउनलोड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। एक कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं सर कि bwise क्लासेस टेस्ट सीरीज पे ऑफर कब तक है? 600 वाला, 600 वाला एक्सपायर होने वाला है। मैंने कुछ दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला था पर्सनल कि सर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देना इसको 1 वीक, तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं। तो को उम्मीद है कि आप जिसको ज्वाइन करनी है आप जल्दी से जल्दी कर लेंगे। प्रोसीजर क्या है, bwise-classes.com विजिट करो या bwise क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, वहां पे साइन अप करके कोर्सेज में जाके ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज फॉर केमिस्ट्री पे क्लिक करके
वहां पे आपको प्राइस नजर आएगा 2490। तो पेमेंट करने से पहले प्रोमो कोड लगा देना कैपिटल लेटर में केमिस्ट्री, तो आपके 600 डिस्काउंट हो जाएगा और आपको ओनली 1890 रुपीज पे करना पड़ेगा। और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, है ना। बहुत जल्दी आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है, तो ये ध्यान रखना, है ना। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को, टेस्ट सीरीज को शेयर करें। तो आप जितनी हेल्प करोगे उससे ज्यादा मैं आपकी करूंगा। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के, ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर के। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर। देखो रेडियस ऑफ एटम जो होती है वो होती है आपकी 10 की पावर -10 मीटर के ऑर्डर की, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर की। तो ये दोनों ध्यान रखनी है, एक बार एम्स में पूछी गई थी, इनका रेशो पूछ दिया था। अब उसने क्या है सेंटीमीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर है, तो सेंटीमीटर में है ना, इसको ऐसा लिखेंगे ना 1/10 की पावर 8 मीटर, और इस 10 की पावर 10 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो इंटू में 100, इतने सेंटीमीटर हो गए, यानी 10 की पावर -8 सेंटीमीटर आ गया। सिमिलरली इसका चेक करके देखोगे 10 की पावर -13 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे पूछा था रेशियो रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, 10 की पावर -10 अपॉन 10 की पावर -15, तो यह आएगा 10 की पावर 5। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो पूछ ले, 4/3 पाई आर ए का क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर एन का क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4/3 पाई, तो ये 10 की पावर -10 का क्यूब 10 की पावर -30 अपॉन 10 की पावर -15 का क्यूब 10 की पावर -45, यानी 10 की पावर 15। तो ये आंसर आ सकते हैं, मतलब इनमें से कोई भी पूछ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे ओनली ये पूछा गया था, आंसर चेक कर लो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, डी आंसर आ रहा है पहले का। तो फोर्थ आंसर आ गया क्वेश्चन फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद अदर 3। तो ये बताना कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ऑप्शन ए में CO दिया गया, बी में NO+ दिया गया, सी में CN- दिया गया, डी में दिया गया O2। तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मींस ऐसे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो इसमें देखो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, तो टोटल हो गए 14, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में कितना 15। अब +1 चार्ज आया है, यानी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना बचा 14। सिमिलरली CN- में कार्बन में 6 और नाइट्रोजन में 7, 6 7 13, और एक माइनस है यानी एक इलेक्ट्रॉन उसको मिला 14। ऑक्सीजन में कितना आएगा 16, तो ऑक्सीजन मैच नहीं कर रहा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। बाकी तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 35, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल p ऑर्बिटल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। पूछ रहा है एटॉमिक नंबर 35 है, फिर पूछ रहा है उसके p ऑर्बिटल में कितने एटम्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई आप एटॉमिक नंबर 35 हो तो लिखो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या लिखोगे 4s2, इसमें 3d भी आएगा, 3d भी फुल हो जाएगा, 3d10 4s2 4p। अब देखो कितने हो गए यहाँ तक आपके 18 हो जाते हैं, 18 और 10 28, और 2 कितना हो गया 15, और 32 और 30 सॉरी, ये हो गया 18 10 28 और 2 30, और इसमें आ जाएंगे 5 35 हो गया। अब p सब सेल में देख लो, p में 6 तो ये रहे, 6 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 6 6 5 12 17 हो गया टोटल। तो 17 कौन सा आंसर आ रहा है, थर्ड का सी आंसर आ जाएगा, थर्ड का थर्ड आंसर आ गया। तो इतने आसान क्वेश्चन है, आसानी से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताना कौन सा एक्सप्लेन करेगा। ऑप्शन ए, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली लग जाए वहां तो वैसे ही प्रॉब्लम आ जाती है भाई, ओनली लग जाए तब अपने को सोचना पड़ता है क्या स्पेसिफिक उसी के लिए होता है क्या, नहीं। बोर मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए है। मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब यहाँ पे है जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ओनली एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये बोल रहा ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं। अगर जैसे हीलियम प्लस करें इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2 प्लस करें इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम 3 प्लस करें इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम 10 प्लस करें इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है ही। तो ऐसे स्पीसीज के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। तो यानी बी ऑप्शन पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। चाहे एटम है या ऐसे आयन जिनके पास ओनली एक इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। यह बात ऑप्शन बी में लिखी हुई है।
तो ऑप्शन बी यानी सेकंड आंसर आ जाएगा इसका, बी बोल दो या सेकंड बोल दो। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये तो रॉन्ग है। द सोलर स्पेक्ट्रम, ये भी रॉन्ग है। ठीक, तो अपना फोर्थ का आंसर आ गया सेकंड। अगर आपने देखा हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपका पेपर बहुत आसान था, तो इसमें अच्छा स्कोर करना चाहिए। अगर कंपैरिजन करें हम, जो आपका सेम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी मोल कॉन्सेप्ट का था, वो थोड़ा सा टफ पेपर था। ये मैंने आसान रखा क्योंकि आसान ही क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? द वेवलेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू। बोल रहा है वेवलेंथ जो होती है भाई, ये वेवलेंथ अपनी हम लिखते हैं एनर्जी। मान लीजिए ये क्या है, ये स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है, ये मान लीजिए n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3, मान लीजिए 3 से 1 में आ रही है। तो इसकी ये जो गैप होगा दोनों का स्पेक्ट्रल लाइंस का, उसको एनर्जी बोलेंगे, है ना, कि इतना एनर्जी गैप है। और एनर्जी को लिखते हैं हम hc अपॉन लैम्डा। तो वेवलेंथ एक तो एनर्जी के इनवर्सली हो गया, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और एनर्जी होता है इक्वल टू एच न्यू। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं लैम्डा इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है बोल रहा है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? ऑप्शन ए में बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोइंग द ट्रांजिशन। बोला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में जा रहे, इलेक्ट्रॉन का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, या तो एनर्जी का या फ्रीक्वेंसी का या वेवलेंथ का। तो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम, नहीं, न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता, हमने कहीं भी एटॉमिक नंबर की बात नहीं करी यहाँ पे। द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्वड इन द ट्रांजिशन, बिल्कुल। बोला जो ये ट्रांजिशन हो रहा है इनका जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का क्या आंसर आ जाएगा? राइट, सी यानी थर्ड आंसर आ गया। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अंडरगोइंग द ट्रांजिशन, नहीं, वेलोसिटी के जो इलेक्ट्रॉन जो मान लीजिए यहां से यहां तक आया वी वेलोसिटी से, बोल रहा है कि उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं, वो ना वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? हमेशा वो एनर्जी और उसका फ्रीक्वेंसी। या हम ये भी यूज करते हैं कि मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो उसका पूछ रहा ना, द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन का पूछ रहा है ना। अगर किसी पार्टिकल के लिए यूज करें तो ऐसा भी यूज करते हैं h अपॉन p, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम पार्टिकल के लिए, है ना। ठीक, तो ये यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अपना इससे काम हो गया एनर्जी से, और फ्रीक्वेंसी उसने दे ही नहीं रखा था। ठीक, तो सी आंसर आ गया फिफ्थ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन में क्या है? What is the frequency of photon whose momentum is 1.1 into 10 की पावर -23 kg मीटर पर। भाई आपको मोमेंटम दे दिया यानी p दे दिया, आपको कितना दे दिया? 1.1 इंटू 10 की पावर -23 यूनिट लिखते रहना kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब पूछ रहा है आपसे न्यू पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हमने तो क्या पढ़ा? E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ा है ना। ठीक, ये पढ़ा फोटोन के लिए, और हमने ये भी पढ़ा है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, भाई m मास ऑफ फोटोन और c स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हमने पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं E इज इक्वल टू mc इंटू सी। ठीक, c स्पीड ऑफ लाइट, mc क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी ऑफ फोटोन। कितना हो गया? मास इंटू वेलोसिटी। भाई मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। ठीक, तो इसको मोमेंटम लिख सकते हैं इंटू में c, और इसको लिखते हैं h न्यू। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मोमेंटम की वैल्यू कितनी थी? 1.1 इंटू 10 की पावर -23, और ये 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई, इधर h जाएगा 6.62 इंटू 10 की पावर -34। पहले तो इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करने के ऊपर जाएगा 10 की पावर कितना आया? 11 आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 11 ही आ रहा है, डिवाइड बाई 6, ये 1.1 को इसको ये 8/6, ये 6 आ गया नीचे, और इसको लगभग अप्रोक्स 6 आएगा, इसको कैंसिल करो 1/2। फ्रीक्वेंसी जो 1/2 इंटू 10 की पावर 19। अब इसको कैंसिल करो, इसको 0.5 लिख सकते हैं, या 5 इंटू 10 की पावर 18, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 18। ऑप्शन चेक कर लो, इतनी हर्ट्ज आएगी, है ना, हर्ट्ज में आती है ना फ्रीक्वेंसी। तो आंसर क्वेश्चन 6 का डी आ जाएगा, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू सिमिलर टू। बोल रहा हीलियम का स्पेक्ट्रम, हीलियम एटम का स्पेक्ट्रम किसके सिमिलर होगा? पहला दे रखा हाइड्रोजन, दूसरा दे रखा है लिथियम प्लस, तीसरा दे रखा है सोडियम, और चौथा दे रखा है हीलियम प्लस। अब देखो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनका स्पेक्ट्रम हमेशा सेम आता है। तो अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 2 किसमें होंगे? इसमें 1 होगा
लिथियम में 3 होते हैं, लिथियम प्लस में कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, सोडियम में 11 रहेंगे और हीलियम प्लस में 1 रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? लिथियम में सेम इलेक्ट्रॉन है, हीलियम की तरह है, तो इन दोनों का स्पेक्ट्रम सेम आएगा। आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन में क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज 19.6 इंटू 10 की पावर 18 10 की पावर -18 जूल पर एटम। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2 इज। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस दे दी भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखो कोई भी एटम है भाई, मान लीजिए देखो ये क्या है? ये न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट्स है। तो यहां पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, या ग्राउंड स्टेट में एग्जाम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट से निकालेंगे। तो अब यहाँ पे E1, इसका एनर्जी E1 होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से फोटोन मारो और इसको बाहर निकालो, यानी ये किस पे जाएगा? ये n = 1 है, तो n1 = 1 से 2 3 4 5 किस पे लेके जाए? बाहर लेके जाना है एटम से, यानी इनफाइनाइट पे, ठीक। तो अगर n = 1 से n = इनफाइनाइट तक अपने को इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी भाई? फाइनल स्टेट की एनर्जी यानी E इनफाइनाइट का माइनस इनिशियल स्टेट का एनर्जी E1। और आपको पता है हम एनर्जी क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं -13.6 Z² ऐसा लिखते हैं। तो ये जो n को अगर इनफाइनाइट पुट करोगे तो क्या हो जाएगी एनर्जी? 0, यानी E आयोनाइजेशन एनर्जी = 0 - E1, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या आएगी? -E1। जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है उसके आगे माइनस लगा दो, ठीक। तो ग्राउंड स्टेट में माइनस में होती है एनर्जी हमेशा, क्योंकि अट्रैक्शन की एनर्जी है। तो माइनस के आगे, उसके माइनस में होती नेगेटिव होती है, तो उसके आगे नेगेटिव लगाओ तो पॉजिटिव आएगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव इसलिए आ क्योंकि हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। समझ आई बात? तो ये किसकी है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम है। अब देखो, यानी एक टाइप से ये E1 आ गई भाई, इसने कितना दे रखा है? 19.6 × 10 की पावर -18। तो आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखा 19.6 × 10 की पावर -18 जूल पर एटम। अब हम क्या कर सकते हैं? E1 लिख सकते हैं यहां से किसकी? ये लिख रहे हैं हम हीलियम प्लस के लिए। तो हीलियम प्लस के लिए कितना आ गया? -19.6 × 10 की पावर -18 आ गया, ठीक। और हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी = -13.6 Z²/n², यानी हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n², ठीक। यानी अगर हम E फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछ रहे हैं लिथियम 2+ का। अब एक बात बताओ, इसका भी n = 1 है, इसका भी n = 1, तो इस पे तो डिपेंड करेगी नहीं, ओनली Z पे डिपेंड करेगी। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² E1 फॉर हीलियम प्लस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z², यानी लिथियम का Z कितना होता है? 3 का स्क्वायर अपॉन इसका कितना होता है? 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 9/4। और यहाँ पे हीलियम प्लस की एनर्जी रख दो -19.6 × 10 की पावर -18। अगर इसको काट के देखेंगे 4 पे कट जाएगा। इसको 4 4 जा 16, बचा कितना? 9 -4.9। तो E1 फॉर लिथियम 2+ इज इक्वल टू, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36। तो 36 -36.10 की पावर -18, यानी 3.61 माइनस का इंटू 10 की पावर -18 इसको लिख सकते हैं। तो आंसर चेक कर लो। तो ऐसा आंसर तो कहीं भी नहीं आ रहा अपना, ठीक। या तो अपने कोई मिस्टेक हुई है वो चेक कर लो इसको कैंसिल करने में। तो 9 9 जा 9 4 जा 36, इसमें हमने ये मिस्टेक हुई है। 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36 और 4 44 होता है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक होगी, इसीलिए मिस्टेक ये ध्यान रखना। मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है तो आप भी ऐसी मत कर देना। तो -4.41 × 10 की पावर -18 नहीं आएगा, अब यहाँ पे 17 आएगा ना, क्योंकि देखो ये कितना, इसको देख लो एक बार दोबारा। 44.1 × 10 की पावर -18, इसको क्या लिख सकते हैं? 4.41 × 10 की पावर -17 जूल पर एटम। तो ओनली कैलकुलेशन थी, कॉन्सेप्ट ये था, ये मैंने आपको समझा दिया, बाकी कैलकुलेशन है वो आपको करना है। एक कॉन्सेप्ट ये था, ठीक, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इस टाइप से आपका सी आ जाएगा, 4.41 × 10 की पावर -17 जूल पर एटम। क्वेश्चन नंबर 9, calculate the de Broglie wavelength of an electron traveling at 1% of the speed of the light। अब आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, de Broglie wavelength, दिस इज h/p, ये लिख सकते हैं।
विच इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। हमें एच पता है, मास पता है, और वेलोसिटी उसने क्या बोल दिया 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 1% ऑफ सी, यानी 1% कितना हुआ 1/100 ऑफ सी। सी 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, यानी 3 इंटू 10 की पावर 6 आ गया इसकी स्पीड। ठीक, और यहाँ पे वैल्यू पूछ दो लैम्डा 6.62 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई इसकी क्या होती है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये मास और वेलोसिटी कितनी 3 इंटू 10 की पावर 6। तो इसको कैसे कैंसिल करते हैं अप्रोक्सीमेशन सी को 10 की पावर -3 आएगा यहाँ पे। ठीक, और इसको यहाँ पे करेंगे तो 9 लगे, पहले इस पे कैंसिल कर दो 2.2 आ गया अप्रोक्स, और इसको कैंसिल करोगे तो 9 से डिवाइड करो 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2.2 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -9। तो अब डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 जा 18.2 और बचेगा 4 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 इंटू 10 की पावर -9, यानी इसको लिख सकते हो 24.4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। मीटर में आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि हम बार बार क्या ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं वैल्यू को हम बार बार किस में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसा ही सिस्टम रखा तो ऐसा ही में आंसर आएगा, तो मीटर आंसर आएगा इसका। तो अब इसमें किस में आंसर दे रखा है मीटर में, इसका आंसर 2, इसको सही तो करो 2.44 है ना इंटू 10 की पावर -10 मीटर, बी ऑप्शन आ जाएगा 2.44 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, बी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द लाइट बोथ एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स एंड एज ए वेव मोशन। बोल रहा लाइट वेव का भी काम करती है और पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। भाई वेव नेचर तो लाइट कैसे दिखाती है, जैसे इंटरफेरेंस करती है, डिफ्रैक्शन करती है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो तो हो गया उसका वेव का नेचर, वेव करेगी इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। और पार्टिकल नेचर कहां से आएगा, वो क्या कर रही है वेव, वो जैसे हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने में लाइट मार रहे हैं यानी फोटोन मार रहे हैं, तो क्या कर रहा है अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, तो ये क्या हो गया उसका पार्टिकल नेचर हो गया। यानी फोटोन के पास यानी लाइट के पास क्या है मोमेंटम है, लाइट के पास मोमेंटम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका पार्टिकल नेचर है। अब ऑप्शन पढ़ लो, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि डिफ्रैक्शन करती है, ये तो सही है, लेकिन इसने तो कौन सा बताया, वेव नेचर बताया, ओनली पार्टिकल नेचर तो नहीं बताया। नेक्स्ट लिखा इसने लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, बी ऑप्शन में लिखा है। देखो अब लैम्डा क्या बता रहा है, लैम्डा यानी वेवलेंथ की बात कर रहा है, वेवलेंथ किसका, वेव का होगा, ये बात समझ में आती है, यानी वेव नेचर हो गया। दूसरा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी यानी मोमेंटम, यानी उसके पास मोमेंटम भी है, तो हमें यहां से पता चल रहा है उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, तो आंसर आ जाएगा बी। अगर सी और डी ऑप्शन पढ़ेंगे, सी में इसने लिख रखा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ने ओनली आपको क्या बताया, वेव नेचर बताया, लेकिन पार्टिकल नेचर नहीं बताया। डी ऑप्शन की बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी तो यही कहता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते हैं हम, भाई ऐसे क्या करते हैं, ये ट्यूब बनाई और यहां पे हम क्या करते हैं एक प्लेट लगाई, एक प्लेट इधर लगाई, इधर एनोड बनाया, इधर कैथोड बनाया, या मेटल लगाई, तो हम यहां से फोटोन मारते हैं, यहां से ऐसे फोटोन मारते हैं, और ये फोटोन जब ये जो मेटल पे है अगर सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन मारा जाए तो वो क्या करता है यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ये मूव करता है और यहाँ तक पहुंचता है तो इस सर्किट में करंट मूव करता है, तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकला दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन, और फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बना दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और जो ये इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें हमने कहीं भी उसकी वेव की बात नहीं की, उसके पार्टिकल नेचर की बात की कि फोटोन अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, तो हमने वेव थियरी तो कहीं नहीं पढ़ी इसमें, तो इसका मतलब ये भी ओनली पार्टिकल नेचर को डिपेंड, पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो 10th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल था। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ओनली कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज 100 टाइम्स इट्स वेलोसिटी, बोल रहा है कि लैम्डा अगर किसी पार्टिकल का 100 टाइम ऑफ इट्स वेलोसिटी है देन इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इट्स मास एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है m और h की टर्म्स में। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी पढ़ा है, h अपॉन पी बोल दो मोमेंटम यानी h अपॉन एम वी, और वेलोसिटी की वैल्यू यहां से हम क्या रख सकते हैं 100 अपॉन लैम्डा, ठीक है, नहीं सॉरी लैम्डा अपॉन 100 उल्टा लिख दिया, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी लैम्डा अपॉन 100, ठीक,
100 ऊपर जाएगा, लैम्डा इधर आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 100 एच अपॉन एम, और इसको लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू अंडर द रूट ले लो उधर 10 अंडर द रूट एच अपॉन एम, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पे। तो ये चेक कर लो कौन से आंसर में, यार कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन को तो बस समझना था लैंग्वेज को। सेकंड ऑप्शन में आपका ये दिया गया है, बी ऑप्शन यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th क्वेश्चन में देखो पढ़ेंगे इसको, कुछ भी नहीं है। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी देन फाइंड डेल्टा वी। ये क्वेश्चन हो गया आपका, कुछ भी नहीं है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी यानी हम लिख सकते हैं एम डेल्टा वी, तो एक्स को एम डेल्टा वी लिख सकते हैं। और हम अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या पढ़ते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज लेस देन शुड बी लेस देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये पढ़ते हैं। और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको इक्वल टू मान लिया करो। तो डेल्टा एक्स क्या होता है, यहाँ पे एम डेल्टा वी लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स को, इनटू में मोमेंटम क्या होता है एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इसको क्या लिख देंगे अब हम, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी का स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड, डेल्टा वी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, एम स्क्वायर का रूट 2 एम आएगा, और एच अपॉन पाई अंडर द रूट आ जाएगा। तो अब आंसर चेक कर लो, ये आंसर आ रहा है 1/2m अंडर द रूट एच अपॉन पाई, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है आपका। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन dxy ऑर्बिटल इज। बोल रहा है जैसे ये dxy ऑर्बिटल है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो dxy हमें पता है ऐसे बनता है, ये dxy बनता है। तो अब इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग की कहां पे है, x एक्सिस पे तो नहीं दिख रहा, ना y एक्सिस पे दिख रहा, x और y के बीच में दिख रहा है, यानी x और y से 45 डिग्री के एंगल पे अपने को दिख रहा है। तो x और y एक्सिस से 45 के एंगल पे dxy ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। तो देख लो क्या लिखा है इसमें, अलोंग x एक्सिस रॉन्ग है, बी ऑप्शन अलोंग y एक्सिस रॉन्ग, एट एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द x एंड y एक्सिस, यही तो मैंने आपको बताया है। तो 13th का आंसर क्या आ जाएगा, सी। भाई x और y से 45 के एंगल पे क्या दिख रहा है आपको, x और y से 45 के एंगल पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है मैक्सिमम जो है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। अब 14th क्वेश्चन में इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 देन द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम इज। तो वही फॉर्मूला यूज करना है इस बार, बस ये बोल रहा है डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 है, और ये फॉर्मूला हम यूज कर ही रहे हैं। तो अब डेल्टा पी पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा पी एक्स इज इक्वल पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स को उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये डेल्टा एक्स आ गया, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी, 0। तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो डेल्टा पी कितना, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आ जाएगा, डी, इनफाइनाइट। यानी अगर आप बिल्कुल सर्टेन है पोजीशन में, पोजीशन आपकी बिल्कुल ठीक बता दिया आपने, तो अनसर्टेनिटी जो मोमेंटम में होगी वो इनफाइनाइट होगी, यानी मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे आप, इनफाइनाइट अनसर्टेनिटी आ जाएगी उसमें। समझ आ रही ना बात, उसने यही तो बोला था, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि अनसर्टेन भाई एक ही टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम किसी इलेक्ट्रॉन का नहीं बता सकते, यही तो बोला था, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम। समझ आ रही, तो ये समझाया था उसने। तो अब डेल्टा एक्स 0 हो गया, तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब आपने इसमें बिल्कुल भी अनसर्टेन नहीं है, बिल्कुल सर्टेन हो पोजीशन में, लेकिन मोमेंटम में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी अगर ऐसा हो गया तो समझ आ रही है, दोनों में पैरेलल अनसर्टेनिटी चलती है। क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन पोजीशन एंड वेलोसिटीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9.1 × 10⁻31 kg इज। ये तो हमें पता ही है, मास इतना होता है। क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी, इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है। हम क्या पढ़ते आए अभी तक, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी लिख सकते हैं। ठीक, और अपने को चाहिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी विच इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो h की वैल्यू 6.62 पुट करते हो,
इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब सोल्व करने का मेथड देखो, इसको अप्रोक्स 6 मान लो, इसको अप्रोक्स 3 मान लो, ये 2 पे कट जाएगा अप्रोक्स, और ये डिवाइड बाई 2 पे, ये आ जाएगा 1/18 अप्रोक्स इंटू 10 की पावर, ये माइनस 34 ऊपर माइनस 10 की पावर माइनस 31 नीचे, तो ये कैंसिल हो गया, 10 की पावर माइनस 3। तो इसको लिखो 18 को डिवाइड करो 1 से डिवाइड करोगे 18 को, कुछ भी नहीं आएगा, तो फिर 0.0 आ जाएगा, फिर एक और 0 लो, तो 18 5 पे गया, 18 5 जा 90, फिर बचेगा 10, फिर एक 0, फिर यहाँ 5 पे जाएगा, तो 18 5 जा 19, यानी 0.055 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 2.8 3.8 और 5.8 6.8, मतलब ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं है 5.5, लेकिन 5.8 सबसे पास है, तो सी आंसर आ जाएगा, इसका सी ऑप्शन में दिया गया है, तो 15 का आंसर सी आ गया। अप्रोक्सीमेशन से ही हमें क्वेश्चन करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द अनसर्टेनिटीज इन द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर 0.05 and 0.02 meter per second respectively. The mass of B is 5 times to that mass of A. For the uncertainty in velocity of two particles, delta VA is equal to 0.05 and delta VB is equal to, यहीं पे लिख लेते हैं, delta VB is equal to 0.02. अब पूछ रहा है द मास ऑफ B is 5 times to that mass of A. जो मास ऑफ B इज इक्वल टू 5 टाइम मास ऑफ ए, अगर हम बोलते हैं मास ऑफ ए जो है मास ऑफ बी है और मास ऑफ ए, मास ऑफ ए अगर आपने एम मान लिया तो मास ऑफ बी क्या है 5m है, इसका मतलब ये बोल रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ देयर पोजीशन, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स, ये ए का और ये बी का, यही फाइंड आउट करना है अपने को, सही है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखते हैं, देखो डेल्टा एक्स इंटू मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इक्वल टू h/4 पाई यूज करते हैं। तो अपने को डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना, डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे h/4 पाई m डेल्टा v। अब अपने को पता ये तो क्या है कांस्टेंट, यानी डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा v आएगा, ठीक, h/4 पाई तो कांस्टेंट है। अब देखो डेल्टा एक्स ऑफ A डिवाइड बाई डेल्टा एक्स ऑफ B इज इक्वल टू क्या आएगा, ए मास ऑफ B इंटू वेलोसिटी ऑफ B डिवाइड बाई मास ऑफ A इंटू वेलोसिटी ऑफ A। तो मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A, ये तो आपको सीधा सीधा पता है, रेशो यहां से 5 आ जाएगा, 5 आ गया 5, और वेलोसिटी ऑफ A कितनी है, इंटू में वेलोसिटी ऑफ B 0.02 डिवाइड बाई 0.05 वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये बचा 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 आंसर आ जाएगा। तो इनका रेशो कितना आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 का 2 ए ऑप्शन में दिया गया है, तो 16 का आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय द क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर कौन सा क्वांटम नंबर शेप बताता है ऑर्बिटल का, भाई अब देखो जैसे n क्या है, n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सेल के बारे में बताता है, और l है एजिमुथल क्वांटम नंबर जो सब सेल के बारे में बताता है SPDF, और जो m है, m अपने को क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसमें कितने हैं, ठीक, ये बताएगा। भाई जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 ये होता है, और l इज सब सेल यानी SPDF के बारे में बताता है अपने को, 0 1 2 3 ये वैल्यूज होती है इसकी, अगर G आएगा तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी ऐसे, ठीक। अब M जो है अपने को बताता है कि ऑर्बिटल कितने हैं, जैसे मैं बोल दूं भाई L की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 to n-1, 0 से n-1 तक, ठीक। अगर M की वैल्यू की बात करी जाए, M होता -L से ग्रेटर और L से इक्वल टू और ग्रेटर, -L से ग्रेटर देन इक्वल टू और L से लेस देन प्लस L से लेस देन इक्वल टू, ठीक। यानी जैसे मैं बोल दूं n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 के लिए L की वैल्यू कितनी आएगी, ओनली 0 आएगी, और M की वैल्यू भी कितनी आएगी, एक ही आएगी 0, ठीक। यानी S में ये S के लिए होता है
तो s में एक ही ऑर्बिटल है, ये वे बता रहा है। n इक्वल टू 2, अब l इक्वल टू 1, ठीक, तो l इक्वल टू 0 आएगा एक तो, और l इक्वल टू 1 आएगा, तो इसके लिए तो m की वैल्यू 0 ही आई, और इसके लिए m की वैल्यू कितनी आई, -1, 0 और +1। तो ये बता रहा है p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। सिमिलरली d में बताएगा, n की वैल्यू अगर 3 पुट कर दोगे तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, l की वैल्यू 1 हो सकती है, l की वैल्यू 2 हो सकती है। यानी m की वैल्यू यहाँ 0, s का एक ही ऑर्बिटल, m की वैल्यू यहाँ पे -1, 0, +1, यानी p के 3 ऑर्बिटल, और यहाँ पे m की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2, यानी इसके 5 ऑर्बिटल। ऐसे l की वैल्यू 3 पुट करोगे तो m की वैल्यू 7 आएंगी, लेकिन m की वैल्यू तो अपने को नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रही है बस, ठीक। लेकिन जो l है, l अपने को क्या बता रहा है, l इक्वल टू 0 मतलब s यानी स्फेरिकल शेप है, ठीक। l इक्वल टू 1 के लिए p यानी कैसा है, डम्बेल शेप है, ठीक। और l इक्वल टू 2 यानी d, इसका कैसा शेप है, इसका डबल डम्बल है, ठीक। और l इक्वल टू 3 ये f के लिए, जिसका कॉम्प्लिकेटेड शेप है, डिफ्यूज शेप है, हम बोर्ड में नहीं बना सकते। तो हमें जो और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर s, जिसका मतलब +½ और -½ जो ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इसकी एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, +½ और -½ इसका मतलब ये कि उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होगी। तो ये हम पढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। तो अपने को शेप किसने बताया, एल ने बताया, अजीमुथल क्वांटम नंबर ने बताया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17 का, बी आ जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दी है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। तो इसमें मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे होल नंबर्स होती है, लेकिन कभी भी होल नंबर 0 वाली नहीं होगी, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 ऐसे है ना। और एल क्या होता है, हमेशा 0 to n-1 होता है, ठीक, यानी कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकता एल। और m जो होता है वो -l से लेकर +l तक होता है, और -l और +l के इक्वल भी होता है। और s का आपको पता ही है -½ एंड +½ होता है। ये हम हमेशा करते आए हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं पिछले 3-4 साल से, मतलब पिछले 4-5 साल में ये बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू +½ ये हो सकता है। n की वैल्यू 3 सही है, l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2, उसने 2 दे रखी, 2 पॉसिबल है। m की क्या हो सकती है -2 -1 0 +1 +2, तो ये भी पॉसिबल है, तो ये तो सही है। ये पूछ रहा है कौन सा पॉसिबल नहीं है। n इक्वल टू 3, दूसरा दिया l इक्वल टू 2, m इक्वल टू -2 और s इक्वल टू -½ s क्यों सारी ठीक दे रखी है, ये पॉसिबल है, ऊपर भी पॉसिबल था, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, क्योंकि m की वैल्यू -2 से +2 तक हो सकती है, -2 -1 0 +1 +2, ये भी सही है। सी ऑप्शन चेक करो, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू -3, s इक्वल टू -½ अब बताओ उसने n और l को इक्वल कर दिया, कैसा पॉसिबल है। हमने बोला l तो होता 0 to n-1, तो उसने कर दिया इक्वल, ये पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग आंसर है। तो ऐसे ही डी चेक करोगे आप, n इक्वल टू 3 सही है, l इक्वल टू 0 0 1 2 हो सकता है, ये भी सही है, और l की वैल्यू 0 होगी तो m इक्वल टू 0 होगा, और s की वैल्यू -½ ये भी सही है। तो सी आंसर रॉन्ग है, थर्ड आंसर आ जाएगा 18th का। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होता है, देखो द एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइट्रोजन एटम कैन बी गिवन बाई। वो नाइट्रोजन में, जैसे नाइट्रोजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 2s2 होता है उसमें, और 2p3 होता है, ये 2p3 है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं हम, मतलब 2p ऑर्बिटल में जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके कारण होते हैं। पहला बोल रहा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हमें पता होना चाहिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या। पॉली क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है नो टू क्वांटम नंबर, तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम क्वांटम नंबर इन एन एटम। एक ही एटम में 2 अलग इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है। या आप ऐसा समझो, मतलब n सेम हो जाए, है ना, सेल सेम हो जाए, l यानी सब सेल सेम हो जाए, और ऑर्बिटल भी सेम हो जाए, लेकिन बोल रहा है उनका s सेम नहीं होगा, एक का +½ होगा और दूसरे का -½ होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझ आया। दूसरा क्या बोल रहा है, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ने यह बोला था कि इलेक्ट्रॉन की
पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सभी ऑर्बिटल्स में, भाई किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब जब सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो या हाफ फिल्ड ना हो। यानी जैसे हम पी की बात करें तो पी में पहले 3 इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, चौथे और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया फिर यहां डाल दिया, ऐसे पेयरिंग नहीं करवा सकते। तो हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल बोलता है तीनों की सेम स्पिन और सेम, और तो तीनों पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होने चाहिए ऑर्बिटल। तो इस प्रिंसिपल, इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है पी में, तो ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है? हुंड्स रूल। आंसर क्या दिया गया है? बी, सेकंड आंसर आ जाएगा। अब बात आती है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल तो क्या बोलता है भाई, हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के फॉर्म में करते हैं। तीसरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 20th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर। 3s और एक 2p, इनके आपको नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बताना। चलो मैं बता देता हूं आपको एक और फॉर्मूला। अगर कभी भी आपको रेडियल नोड्स फाइंड आउट करने हो तो ये फॉर्मूला लगाना n माइनस एल माइनस 1। n यहां पे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे यहां पे 3s की बात करें तो n कितना है यहां पे? इसके लिए 3s के लिए रेडियल नोड फाइंड आउट करें तो 3 माइनस s की वैल्यू कितनी है? 0। s के लिए l की वैल्यू और माइनस 1 इक्वल टू 2 नोड आ गए। इसके लिए रेडियल नोड फाइंड आउट करो तो इसके लिए रेडियल नोड कितने आएंगे? 2 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और p के लिए l की वैल्यू 1 और माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2,0 आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आंसर आ गया? 2,0। तो 20th का ए आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपको यहां पे क्या पूछ रहा है? एंगुलर नोड। अगर मान लीजिए कभी एंगुलर नोड पूछ ले, देखो एंगुलर नोड का मतलब क्या होता है? प्लेनर नोड। एक ऐसा पूरा प्लेन खाली जहां पे इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो दिखाता है एल से। और टोटल नोड्स की बात करेंगे तो टोटल नोड कितना आएगा? रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड जोड़ दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस 1। समझ आ रही है? स्फेरिकल नोड जैसे अगर आप 3s में बोलोगे कैसे आए टू नोड, तो ये 1s है मान लीजिए, तो इसमें कोई भी नोड नहीं होता। 1s में कैलकुलेट करके देखो, रेडियल नोड 1 माइनस एल की वैल्यू माइनस 1 इक्वल एल की वैल्यू 0 माइनस 1 इक्वल टू 0। एंगुलर नोड कितने आएंगे? 0। और टोटल नोड भी कितना आया? 0। इसलिए इसमें कोई नोड नहीं होता। और कभी भी हम न्यूक्लियस को नोड काउंट नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। समझ आई कि नहीं आई? तो एंगुलर नोड क्यों नहीं होता? क्योंकि सोचो स्फेरिकल है, एस सब सेल क्या है? स्फेरिकल है, तो उसमें स्फेरिकल में कोई ऐसा प्लेन होगा जो कोई खाली मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो एक स्फीयर में तो कोई भी प्लेन ऐसा नहीं आएगा, तो इसलिए एंगुलर नोड 0 होता है, यानी प्लेनर नोड 0 होता है। अब रेडियल नोड दिखाता हूं मैं आपको। ये 1s है, इसके सराउंड में क्या आ जाएगा? ये 2s आ गया, ये 2s आ गया। ठीक, तो ये वाला जो खाली जगह दिख रही है आपको, ये 2s में एक रेडियल नोड आ गया। अगर बात करें 3s की, तो 3s इसको सराउंड कर रहा होगा, तो 3s इसको सराउंड करता है, तो जब तो ये वाला, ये इन 3s और 2s के बीच में एक नोड ये, और 2s और 1s के बीच में एक ये दोनों रेडियल नोड हो गए। तो आप देखो 3s में 2 रेडियल नोड आया अपना आंसर। समझ आ रही बात? इसी तरह अगर आप p की बात करेंगे तो ये 2px है, तो ये मान लीजिए 2px है, तो इसमें यहाँ पे आपको कौन सा नोड दिखाई दे रहा है? वो रेडियल नोड तो है ही नहीं कोई, है ना। आपको अगर एंगुलर नोड की बात करें, एंगुलर नोड इक्वल टू एल यानी 1 है, तो आप ध्यान से देखो, ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस और ये इसका जेड एक्सिस। क्या इसके वाई जेड प्लेन में आपको कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। तो एक वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा, दैट इज एंगुलर नोड या प्लेनर नोड। अगर बात करें 3px की, तो 3px इसको सराउंड करता नजर आएगा, तो 3px ऐसे आ जाएगा। तो ये वाला 3px है, तो भाई एंगुलर नोड तो हमेशा फिक्स रहेंगे, प्लेनर नोड इसमें वही आएगा वाई जेड प्लेन। ठीक, अगर बात करें रेडियल नोड की, रेडियल नोड की वैल्यू पुट करोगे, n की वैल्यू 3px के लिए सिखा रहा हूं, तो 3 माइनस एल की वैल्यू माइनस 1 इक्वल टू 1। तो कौन सा है? ये दिख तो रहा है आपको, रेडियल नोड, यही तो है। तो ये मैंने आपको सिखा भी दिए, क्वेश्चन में नोट्स में प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, वहां से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है? देखो, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब बाय द 3 क्वांटम नंबर्स विल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। बोल रहा है कि ये क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट का दे रखा है, सेकंड का दे रखा है, थर्ड का दे रखा है, फोर्थ का दे रखा, फिफ्थ का। n इक्वल टू
0, L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0। पहली बात तो N इक्वल टू 0 होता ही नहीं, ये तो हो गया गलत। दूसरा, N की वैल्यू 2 दे रखी है, यहाँ पे N L M ऐसे दिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, इसकी 0 और इसकी भी 0, ये दे रखा है 2 1 1 3 2 0 और ये दे रखा है 3 2 M, ओ सॉरी 1। तो ये देखो ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ 2, N इक्वल टू 2, L इक्वल टू 0, यानी 2s की बात हो रही है। N इक्वल टू 2, L इक्वल टू 1, यानी 2p का कोई भी ऑर्बिटल 1 लिखा है, x हो सकता है 2px 2py 2pz कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये है 4, ये 3, N की वैल्यू 3 और L की वैल्यू 2d और इसकी वैल्यू मान लीजिए d 3dz स्क्वायर हो सकता है, फॉर एग्जांपल 0, 3dxy हो सकता है, 3dyz कुछ भी। तो ये 3d और ये a1 कोई भी वैल्यू मान लीजिए 3dxy। अब d के ये तो देखो ये 2s ये 2p ये 3d ये 3d, तो इनकी तो एनर्जी अलग होगी, इनकी इनके साथ भी अलग होगी, लेकिन 3d का 5 में से कोई भी ऑर्बिटल हो, पांचों ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे ना, तो पांचों की एनर्जी क्या होगी सेम होगी। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4th एंड 5th की सेम है, तो डी आंसर में दिया गया 4th एंड 5th की एनर्जी सेम है। क्वेश्चन नंबर 22nd क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट एज पर अफबव प्रिंसिपल, बोल रहा कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। तो अफबव प्रिंसिपल में है ना, आप एक काम करिया करो, उसमें ना अपना n प्लस एल रूल लिख लिया करो। देखो n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग, n प्लस एल रूल ये कहता है अगर n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो जहां पे n की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे E की वैल्यू ज्यादा होगी, और हायर ऑर्बिटल हायर एनर्जी ऑर्बिटल बाद में भरे जाएंगे, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल भरे जाएंगे अकॉर्डिंग टू अफबव प्रिंसिपल। तो ये एनर्जी का ऑर्डर इसने ये दे रखा, चेक कर लेते हैं। n प्लस एल की वैल्यू चेक करो पहले, दो यहां पे कितनी आएगी 3 और यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगी 4 और यहाँ पे आएगी 5। तो सबसे पहले सबसे जिसकी लोअर एनर्जी है वो भरा जाना चाहिए, फिर 3s के बाद कौन सा, इनमें से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, फिर 4s की, फिर इन दोनों में दोनों के n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो ये चेक करो n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम, इसकी 3d की कम है तो इसकी कम और 4p की ज्यादा हो जाएगी। ऑर्डर ये आना चाहिए, इसका मतलब ये ऑर्डर तो रॉन्ग दे रखा है, तो पहला ऑप्शन तो आ गया इनकरेक्ट। तो बी ऑप्शन चेक करो। अब बी ऑप्शन अगर चेक करेंगे 1s 2p 4s 3d, ये ऑर्डर दे रखा है। अब n प्लस एल की वैल्यू चेक करो, इसकी 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3 और 4 प्लस 0 4 और इसकी 3 प्लस 2 5, तो बिल्कुल सही लगा रखा है, n प्लस एल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है। तो ये आंसर सही है, बोल रहा है कि कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स सही है, तो ये बी ऑप्शन सही आ जाएगा। अब n प्लस एल ऑप्शन से आप सी और डी जरूर चेक करें, जैसे मैं सी एक मैं करके दिखा देता हूं आपको, चलो मैं डी कर देता हूं, डी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो डी में क्या है 2s 2p और 3s 3d 3p, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहां पे n प्लस एल की वैल्यू चेक करो, 2 प्लस 0 2 और 2 प्लस 1 कितनी आएगी 3 और 3 प्लस 2 5 और 3 प्लस 1 कितनी आएगी यहाँ पे 4। तो यहाँ पे अब ऑर्डर क्या आना चाहिए था, 2s की सबसे कम एनर्जी इसकी है, फिर 2p की होगी क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू कम है, फिर 3p की होनी चाहिए और फिर 3d की होनी चाहिए। तो ये ऑर्डर आना चाहिए, ये भी रॉन्ग दे रखा है। तो ऐसे ही सी का फाइंड आउट करोगे, सी का भी आपको रॉन्ग मिलेगा, 22nd का आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Mn4 प्लस इज। तो Mn क्या होता है, मैंगनीज, ये होता है आर्गन, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d 5 4s2, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Mn का अगर हम लिखेंगे, ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वैलेंस सेल का लिखते हैं बस, ये 4s में 2 और 3d का भी लिख लो, 3d में कितने 5। अब अगर हम सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे 3d है और ये 4s, ये आउटर मोस्ट सेल है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकालेंगे। मान लीजिए हमने ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो Mn किस में आ गया +2 में आ गया। तो Mn +2 में पूछ ले मान लीजिए अपने से कितने 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसने Mn +2 में नहीं पूछे, Mn +4 में पूछे। एक इलेक्ट्रॉन और निकालो Mn +3 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकालो Mn +4 हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, n = 3 बच गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 23rd का ए आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था ये, ठीक, 23rd का ए। क्वेश्चन नंबर 24th। अब 24th में देखो, when 3d orbital is complete the new electron will enter the 4p 4f 4s 4d। कौन से ऑर्बिटल में 3d कंप्लीट है, उसके बाद 4
4p में जाएगा, ए ऑप्शन 4f में जाएगा, बी ऑप्शन 4s में जाएगा, सी ऑप्शन 4d में जाएगा, डी ऑप्शन। तो एक काम करो, इनकी सबकी n प्लस एल की वैल्यू निकाल लो। जो n प्लस एल की नेक्स्ट वैल्यू आएगी या सेम वैल्यू आएगी उसके नेक्स्ट में जाएगा। देखो इसमें n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ गई। इसमें कितनी आएगी, 3 प्लस 2 5, यहाँ पे 4 प्लस 1 5, इसमें कितनी आएगी 4 प्लस 3 7, इसमें कितनी आएगी 4 प्लस 0 4 और 4 प्लस 2 6। यानी इसमें तो जा नहीं सकता क्योंकि इसमें तो पहले ही भरा जा चुका हुआ, क्योंकि इसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा आ रही है। ठीक, अब देखो इन दोनों की n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है। अब इसमें पहले भरा गया होगा क्योंकि इसकी n की वैल्यू कम है, फिर नेक्स्ट 4p में ही जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a में जा रहा है, 4p में जाएगा यानी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25th में क्या कहता है, if an electron has spin quantum number of plus half and magnetic quantum number of -1 it cannot be presented in n। d ऑर्बिटल में हो सकता, नहीं हो सकता, f में नहीं हो सकता, p में नहीं हो सकता या s में नहीं हो सकता। देखो क्या बोल रहा है, स्पिन तो दे दी -½ या +½ और m की वैल्यू दे दी -1। अब m की वैल्यू -1 कहां कहां हो सकती है, देखो l की वैल्यू 0 यानी s सब सेल है तो m की वैल्यू ओनली 0 होती है, और p की वैल्यू l इक्वल टू अगर 1 है तो m की वैल्यू -1 0 +1 हो सकती है। अगर d l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 -1 0 +1 हो सकती है और +2 भी हो सकती है। और f की वैल्यू l इक्वल टू 3 f सब सेल के लिए m इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 हो सकती है। देखो p d f में सब जगह इसकी वैल्यू -1 -1 -1 आ रही है तो पॉसिबल है तीनों में, लेकिन s सब सेल के लिए -1 पॉसिबल नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन यानी s सब सेल में नहीं है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। 25th का आंसर डी आ जाएगा, यानी 4th आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25th का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26th में, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन ए सब सेल फॉर विच n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1। n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 यानी सीधी सी बात है 3p सब सेल की बात कर रहा है, और 3p सब सेल की बात करेगा यानी उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बी आंसर आ गया इसका। ठीक, अच्छा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल फॉर n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1 कैन बी अकोमोडेटेड। बोल ले कि n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 1 के लिए एक ऑर्बिटल जिसके लिए n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 1 है, तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब ऑर्बिटल लिख के देते तो ऑर्बिटल तो चाहे किसी का भी है, चाहे s का है, चाहे p का, चाहे d का, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये गलती बहुत बार करवाता है एग्जामिनर स्टूडेंट से। भाई आपको लिख के दे दिया हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड बाय एन ऑर्बिटल विच हैव n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1, यानी 3p के एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, 3p का ओनली एक ऑर्बिटल। और इस केस में भी अगर ऐसे देते n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 m इक्वल टू 0 के लिए, यानी इसने क्या बोला 3p का कोई एक ऑर्बिटल x y z कोई भी, तो उसमें भी तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन का हमेशा ध्यान रखना आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। समझ आ रही बात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27th में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। फिर वही क्वेश्चन आ गया है, तो बहुत आसान है। तो ये 4 ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, n l m और s की वैल्यू लिख रखी है। पहले उसने लिखा 3 + 2 0 +½ तो बताओ n अगर 3 होगा तो l की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती 1 2 हो सकती है, l की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है, सही है। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 से +2 तक, -2 -1 -0 +1 +2, तो ये तो सही है। उसने पूछा नॉट पॉसिबल। n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 0 m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू -½ ये भी सही है, क्योंकि n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू 0 से 0 1 2 हो सकती है, और l की वैल्यू अगर 0 तो m की वैल्यू 0 आएगी, और s की तो +½ -½ सही है। नेक्स्ट सी, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 0 और m इक्वल टू -1 और ये +½ तो n की वैल्यू जब 3 होगी l की वैल्यू 0 तो आ सकती है, लेकिन l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू -1 नहीं आ सकती, ओनली 0 आएगी, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है 4th, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 0 -½ बोल रहा है n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 यानी 1 सही है, और m की क्या हो सकती है जब l इक्वल टू 1 है, -1 से 0 +1 ये हो सकती है।
तो यानी ये भी सही है और s माइनस हाफ हो ही सकता है, तो ओनली थर्ड रॉन्ग है, तो 27 का आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू अबव प्रिंसिपल। अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज नीट में आ सकता है। ऑप्शन ए ये दे रखा है इसने कि ये 2s और 2p ऑर्बिटल लिख रहा है, वो ये 2s है, ये 2p ऑर्बिटल है, और इसमें ये दे रखा है बी में आपको दे रखा है ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ये देखो सी में क्या दे रखा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है सी में, डी में ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। अब हमें यह पता होना चाहिए कि अबव प्रिंसिपल है क्या। ऑप्शन देखने से पहले अबव प्रिंसिपल ये कहता है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। पहले क्या करेंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में उसके बाद आएंगे। तो ये कहता है, तो हमें पता 2s की एनर्जी कम है, पहले 2s पूरा भरा जाना चाहिए, फिर 2p में जाना चाहिए। तो देखो पहले ऑप्शन में 2s भरा गया, फिर 2p में गए, सही है। फिर b में 2s में भरा गया, फिर 2p में गए, सही है। लेकिन c में देखो 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन डाला और उससे पहले 2p में फिलिंग स्टार्ट कर दी, यानी यहां आके ये रूल वायलेट हो गया। तो अबव प्रिंसिपल को कहां पे वायलेट किया गया, ऑप्शन सी में वायलेशन हुआ अबव प्रिंसिपल का। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे रॉन्ग हो जाता है, सी आंसर आ जाएगा इसका। अबव प्रिंसिपल कहां पे फॉलो नहीं हुआ, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में ऑलरेडी आ चुका है, रिपीट भी हो सकता है। ये मैंने इसलिए दे दिया यहाँ पे क्योंकि एक ऑर्डर जो है ये आपको एज इट इज याद रखना, ताकि याद भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, आप करना भी सीख जाओ। इफ n इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। बोल रहा है n इक्वल टू 6 है, तो ns दे रखा है इसने, एक np दे रखा है, और एक n-1d दे रखा है, और एक n-2f दे रखा है। इनका करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है फीलिंग का। तो हम इस क्वेश्चन में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले ये लिख लो। यानी ये क्या लिख रहा है 6s, और इसको क्या बोल रहा है 6p, और इसको क्या बोल रहा है 5d, और इसको क्या बोल रहा है 4f। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब n+l रूल के अकॉर्डिंग फीलिंग स्टार्ट कर दो। तो n+l रूल क्या आ रहा है, 6 + 0, n+l की वैल्यू 6, इसके लिए n+l की वैल्यू 6 + 1 7, इसके लिए 5 + 2 7, और इसके लिए 4 + 3 7। ये वैल्यू आ गई। वो तो पता ही आपको, s इक्वल टू s के लिए spdf के लिए l की तरह लेते हैं 0 1 2 3, सबको पता 0 1 2 3, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और ये कहीं अंदर किसी का, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, n सबसे छोटा, n+l की वैल्यू सबसे कम कहां पे है, इसमें है। तो 6s में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसके बाद किस में भरे जाएंगे, इनकी तीनों की n+l की वैल्यू सेम है। तो n+l की वैल्यू सेम है, तो n सबसे छोटा है, जिसकी उसकी एनर्जी कम होगी। तो 4f में 4 सबसे छोटा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो 4f में पहले, फिर उसके बाद 5d में, फिर 6p में, ये ऑर्डर आएगा। अगर ये इसको n की टर्म में लिखें, ये ns है, ये n-2f है, और n-1d है, और ये np है। ये ऑर्डर हमेशा आपको ध्यान भी रखना है। तो ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी आ जाएगा। तो 29 का आंसर क्या आ जाएगा, बी में आ रहा है कि ये ऑर्डर होना चाहिए फीलिंग का। मान लीजिए इसकी बजाय आपको ये देने की बजाय आपको n-3g भी दे दे, तो n-3g यहां पे आएगा। बस ns के बाद है ना, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो लगाते जाना। n-4h दे दे तो ns पहले आएगा, फिर ऐसे आता जाएगा। तो ये कर लोगे तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। 29 ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। px ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, बोल रहा है px ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट। पहला ऑप्शन दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन दिया गया 2 इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन, चौथा ऑप्शन दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। भाई p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक px, एक py, एक pz, तो तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। और एक ऑर्बिटल यानी ये px ऑर्बिटल है, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के साथ होंगे, और 2 ही आएंगे। तो ये आंसर आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर रॉन्ग लगाया होगा, 6 लगाया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये ऐसी छोटी मोटी गलतियां नहीं करनी है। उसने पूछा px ऑर्बिटल की बात पूछ रहा है कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, और 2 भी सेम स्पिन के साथ नहीं, अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। तो 4th आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31
31 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज पॉसिबल फॉर क्वांटम नंबर्स, इस बार पूछ रहा है कौन सा सेट पॉसिबल है। एन, एल, एम और एस की वैल्यू दे रखी है। पहला ऑप्शन 4, 3, यहां -2 और 0। एन के लिए एल की वैल्यू 3 हो सकती है क्योंकि एन अगर 4 है तो 0, 1, 2, 3 ये होंगी। और एम की वैल्यू क्या हो सकती है, एल इक्वल टू 3 के लिए -3, -2, -1 +1, -1, 0 +1 +2 +3 यानी -2 भी हो सकती है। लेकिन एस की वैल्यू कभी 0 देखी क्या, नहीं, तो पहला रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 4, m इक्वल टू +2 और s इक्वल टू -12। भाई n इक्वल टू 4 तो l इक्वल टू 4 कभी भी नहीं हो सकता, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन, तीसरे में भी क्या करता है, n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 4, तो यही फेल हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। n और l सेम नहीं हो सकते, l की वैल्यू 0 to n-1 होती है। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू -2 और s इक्वल टू +12। देखो ऊपर वाला यहां तक हमने चेक किया था, ये सेम है, ये बिल्कुल सेम है, तो ये तो सही है। और वहां पे s की वैल्यू सही नहीं दे रखी थी, +12 या -12 होनी चाहिए, यहाँ पे सही दे रखी है, तो फोर्थ आंसर सही है। तो फोर्थ आंसर आ जाएगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 जो है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विद l इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 इज। भाई n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2, तो सीधा सीधा मतलब समझ गए 3D सबसेल की बात कर रहा है। तो 3D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, तो 33 का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऐसे इतने आसान क्वेश्चन इसलिए दे रखे क्योंकि ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम में, नीट में, क्योंकि क्या मतलब बहुत इजी, मतलब मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन वो दिए जो एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं दिए जो स्टार्टिंग के है, बोर मॉडल के और ये वो सब, क्योंकि एग्जामिनर आजकल वो पूछता नहीं है। तो वह लास्ट के टॉपिक से इसलिए दिए क्योंकि लास्ट यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता आजकल। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एक्स वाई प्लेन। आपको यह बताना है इन 4 ऑर्बिटल दे रखे, कौन से ऑर्बिटल में एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन है px, दूसरा ऑप्शन है pz, तीसरा ऑप्शन है dyz और चौथा ऑप्शन है आपका dx2y2। तो ये 4 ऑप्शन है। तो देखो px है, ये px हो गया, तो अब px में यहां पे ये x एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, y एक्सिस में नहीं है। तो लेकिन आप एक बात बताओ, ये जो px प्लेन एक्स वाई प्लेन है उसमें तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो 0 नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, या तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब pz की बात करते हैं। एक बात मान लो, ये जो बोर्ड आपका ये एक्स वाई प्लेन है और ये जो एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है या बोर्ड के उस पार जा रहा है, तो ये जेड प्लेन है, तो जेड एक्सिस है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स है, जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, तो आपको यहां पे एक्स वाई प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा, ओनली जेड एक्सिस में है। ठीक, तो यानी इसके एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, यही आंसर आ जाएगा। अगर बात करें डी वाई जेड की, तो डी वाई जेड में कैसे चेक करेंगे, ये मान लीजिए वाई है और ये जेड प्लेन है, जेड एक्सिस है, तो अब ये एक्स एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे, तो ये वाला प्लेन जो है एक्स और वाई प्लेन, ये वाला प्लेन जो होगा एक्स और वाई प्लेन, तो इस प्लेन में इसमें तो इलेक्ट्रॉन आ गए ना वाई के लोग, तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे क्योंकि वाई एक्सिस के लोग इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर बात करें डी एक्स वाई स्क्वायर की, ये तो सबसे सिंपल है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ पे ये बनेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसमें तो साफ साफ आपको एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, इसमें एक्स वाई प्लेन में 0 प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, ओनली बी ऑप्शन में, तो आंसर बी आ जाएगा। तो चारों ऑप्शन एक्सप्लेन हो गए आपके, सही। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डाई पॉजिटिव मेटल M2+ is 2, 8, 14 and its atomic weight is 56 AMU. The number of neutrons in its nuclei. ये तो बहुत आसान है, M2+ है, क्या दे रखा है 2, 8, 14, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें बोल रहा है कि, और इसका ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका, और इसका मास नंबर कितना दे रखा है 56, तो बताना क्या, न्यूट्रॉन बताने हैं। देखो ये तो डाई पॉजिटिव में है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 2 और 8 10 और 14 24, और कब आ रहे हैं, जब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, यानी m में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे 26 रहे होंगे, m में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तभी तो 24 बचेंगे। ठीक,
तो m में 26 इलेक्ट्रॉन यानी इसका z हो गया, ये यानी एटॉमिक नंबर। तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने a माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 56 माइनस और 26 30 आंसर आ जाएगा। कौन सा? ए आंसर आ गया इसका।